सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रीनेस्ड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। और अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अब तक नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, जाओ और जाके देख लो। लेकिन अगर तुम इस चैनल पे नए हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये सफर काफी लंबा होने वाला है और कहीं तो मुझे भूल ना जाओ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। ऑलरेडी कर दिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में अब तक देखा कि वांग लिन ने अपने कल्टीवेशन को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया था, इवन की उसकी जो ओरिजिनल एंशिएंट गॉड बॉडी थी वो अब 3 स्टार पर पहुंच चुकी है। एंड ऑल थैंक्स टू दू तियान, जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। साथ ही हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि सोल फॉर्मेशन 11 के कल्टीवेटर को मारने वाला रूमर असल में दू तियान ने ही वांग लिन तक पहुँचने के लिए फैलाई थी। और यहाँ से हमारी सारी मिस्ट्रीज धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती है। और अब आगे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दू तियान और वांग लिन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं यहाँ पर। वांग लिन सोच में पड़ा होता है कि आखिर दू तियान उससे क्या चाहता है, क्योंकि उसने जो 3 गिफ्ट्स उसे दी हैं तो जाहिर है बदले में इसे कुछ तो चाहिए होगा। अपने मन में इन्हीं सब सवालों के साथ वांग लिन उससे पूछने लगता है कि आखिर इन सब का करने का क्या मतलब, जिस पर दू तियान फाइनली उसे सब कुछ रिवील करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम चेंग न्यू हो या फिर वांग लिन, मैं बस इतना जानता हूँ कि फिलहाल तुम मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। पर इससे पहले कि मैं तुम्हें मेरा मेन मोटिव बताऊं, मैं तुम्हें हमारे सेक्ट और सुजाकू प्लेनेट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जिसके साथ ही वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर क्यों सुजाकू प्लेनेट पर 10 से भी कम रैंक 5 की कंट्रीज है, जबकि ये कंट्री बहुत बड़ा है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, फिर भी बस 10 से भी कम रैंक 5 की कंट्रीज है और बस एक रैंक 6 की, जैसा कि तुम सुजाकू कंट्री के नाम से भी जानते हो। वांग लिन अपने मन में इसका जवाब सोच ही रहा होता है कि दू तियान उसे आगे बताने लगता है कि ये उस टाइम की बात है जब सुजाकू कंट्री बस एक रैंक 5 की कल्टीवेशन कंट्री हुआ करती थी। तो तब ये सुजाकू कंट्री फोर्स एंड प्लेनेट पर बिलोंग करती थी और जो उस जमाने में जो 5 मेजर सेक्ट हुआ करते थे, उन सभी ने ये डिसाइड किया कि हम सभी लोग मिलकर कड़ी मेहनत करके हमारी सुजाकू कंट्री को एक रैंक 5 की कंट्री बना देते हैं। और जैसे ही सुजाकू कंट्री एक रैंक 6 की कल्टीवेशन कंट्री बन जाएगी तो हम उसे उस प्लेनेट से आजाद करके किसी दूसरे प्लेनेट में चले जाएंगे। और फिर ऐसा होता भी है, हमारी मेहनत, हमारा सारा हार्ड वर्क सब कुछ रंग लाता है। फाइनली सुजाकू कंट्री को हम एक रैंक 6 की कल्टीवेशन कंट्री बना ही देते हैं, जिसके बाद हम उस फोर्स एंड प्लेनेट को छोड़कर एक दूसरे प्लेनेट, जिसे कि आज तुम सुजाकू प्लेनेट के नाम से जानते हो, इस प्लेनेट पर आ गए। और उस जमाने में हमारी कंट्री रैंक 6 की कल्टीवेशन कंट्री होने के नाते हमारी पावर इंसेन थी। इनफैक्ट जो 5 मेजर सेक्ट्स थे उनके पास एसिडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स थे। इनफैक्ट हमारी खुद के सोल रिफाइनिंग सेक्ट के पास 3 एसिडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स थे। अंदाजा लगाओ कि उस जमाने में इन सभी की पावर कितनी ज्यादा होगी। लेकिन दू तियान यहाँ पर आगे बताता है कि जब हम लोग इस प्लेनेट पर आए तो हमने यहाँ पर पाया कि कुछ और ये रेसेस के कल्टीवेटर्स यहाँ पर रहा करते थे, जिनके फेस पे की स्ट्रेंज टाइप के टैटूज थे। हाँ, ये वही टैटू वाले इंसान है जो कि इमॉर्टल फोर्स के क्लान के मेंबर्स हैं, जिनसे कि वांग लिन इमॉर्टल डॉम के अंदर जब गया था तो उसे अंडरग्राउंड में ये लोग मिले थे। याद है ना वो टैटू वाला बंदा, क्या पावर थी उसकी, और उनकी पावर इतनी ज्यादा इंसेन है जिसका कि एक आध नमूना तो हम वांग लिन के साथ देख चुके हैं। सो या उस जमाने में ये लोग बिलोंग करते थे और तब तो इनकी ताकत बहुत ही ज्यादा इंसेन थी। यहाँ पर दू तियान आगे बताते हुए कहता है कि जब हम सभी लोग इस प्लेनेट पर आए तो हमारा सामना इन टैटू वाले रेसेस से हो गया और उस टाइम में इन कल्टीवेटर्स के बीच और हमारे बीच एक बहुत ही भयानक बैटल हुआ। चारों तरफ बस कत्लेआम मचा रहा और ये बैटल सालों तक चली। इसी दौरान मेरा जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट था उस जमाने में इसने इतना ज्यादा कत्लेआम मचाया कि हमारा ये जो 1 बिलियन सोल फ्लैग है ये उसी बैटल के दौरान पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, यानी कि इसने उसी बैटल में पूरे 1 बिलियन सोल्स को कैप्चर किया। सुना 1 बिलियन कितने जीरो होते हैं जरा कमेंट में बताना। साथ ही वो आगे कहने लगता है कि इससे तुम शायद अंदाजा लगा सकते हो कि उस दौरान जिस बैटल की मैं बात कर रहा हूँ वो किस लेवल पर हुई थी। और सालों तक ये फाइट चलने के बाद फाइनली हम सभी ने उस बैटल को जीत लिया। और इस बैटल को जीतने के लिए हम सभी को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि उस बैटल के दौरान हम सभी मेजर सेक्ट्स के बहुत से एसिडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स भी वहाँ पर मारे गए थे। इवन के सोल रिफाइनिंग सेक्ट के जो 3 एसिडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स थे वो सभी उसी में मारे गए और हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के पास तब कोई भी एसिडेंट लेवल का कल्टीवेटर नहीं बचा था। और सेम कहानी बाकी के मेजर सेक्ट्स की भी थी, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ पूरे सुजाकू प्लेनेट में सुजाकू कंट्री के पास ही 3 या 4 एसिडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स बचे थे। और इसी वजह से जो हमारे बीच का अलायंस था उन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल और डोमिनेटिंग सुजाकू कंट्री निकला। इसी वजह से जो सुजाकू
सुजाकू के उस टाइम के लीडर से उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्योंकि पूरे अलायंस में सबसे ज्यादा पावरफुल हम हैं, तो इस पूरे प्लेनेट का पावर कंट्रोल हमारे ही हाथों में होगा। और बाकी बचे सेक्ट्स इंक्लूडिंग सोल रिफाइनिंग सेक्ट, इनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। और फिर सुजाकू ने हमें अलाउ किया कि हम सभी लोग अलग अलग होकर अपनी खुद की कल्टीवेशन कंट्री बना सकते हैं, जिसके बाद हम सभी अपने अपने सेक्ट को क्रिएट करते हैं। लेकिन जितनी बार भी हम रैंक 5 तक पहुंच जाते, हम में से कोई भी रैंक 6 तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जैसे ही कोई कंट्री इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि अब वो एक रैंक 6 की कंट्री बनने ही वाली होती है, तभी रातों रात सुजाकू उस पूरी कंट्री को इस कदर डिस्ट्रॉय कर देता कि वो वापस से अपने रैंक 5 की पोजीशन पर पहुंच जाती। क्योंकि यहाँ पर हमें यह भी बताया जाता है कि सुजाकू को इस बात का डर था कि कोई अगर कंट्री उसके बराबरी पे आ जाए तो कहीं वो उनसे आगे निकलकर सुजाकू प्लेनेट का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ना ले बेसिकली कि कोई भी अपनी गद्दी किसी को नहीं देना चाहता। इसीलिए सुजाकू हर बार हर कंट्री को जो भी रैंक 6 तक पहुंचने का अटेम्प्ट करती है उसको रातों रात तबाह कर देती है, जिससे उस कंट्री की पावर भी बहुत हद तक डिक्रीज हो जाती है। इसके आगे दूतियान बताने लगता है कि हमारे सभी एंसेस्टर का यही सपना रहा है कि हमारा सोल रिफाइनिंग सेक्ट एक रैंक 6 की कल्टीवेशन कंट्री बन जाए। लेकिन जब जब हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और अब तक के जितने भी एंसेस्टर है, इन लोगों ने अटेम्प्ट किया, सुजाकू ने हर बार उन्हें रोक दिया। इवन कि अब तक सोल रिफाइनिंग सेक्ट ने 3 बार अटेम्प्ट किया और तीनों बार हमें हर बार सुजाकू कंट्री ने रोक दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिंग ये सारी कहानी सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि सीनियर जूनियर आपसे ये जानना चाहता है कि आपकी इन सभी कहानियों और इन सब चीजों से मेरा क्या लेना देना है। जिस पर दूतियान सीरियस होते हुए वांग लिंग को बताने लगता है कि एक्चुअली में इसका लेना देना सिर्फ तुम ही से है। जिसके बाद वो आगे बताने लगता है और उसकी वॉइस थोड़ी हैवी होती है और कहता है कि क्योंकि तुम्हें युन कीजी ने चुना है। यहाँ पर युन कीजी का नाम सुनकर वांग लिंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने इस नाम के बंदे को आज तक नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही दूतियान अपने पास से एक वुडन कार्विंग को बाहर निकालता है, वांग लिंग उसे देखकर पहचान जाता है और समझ जाता है कि आखिर ये किस ओल्ड मैन की बात कर रहा है। और फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें युन कीजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी ने वांग लिंग को वो स्ट्रॉ हैट दिया था। वैसे स्ट्रॉ हैट से कुछ और याद आया? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि ये वही ओल्ड मैन है जिसकी मदद से वांग लिंग सोल फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू कर पाया था, क्योंकि इसने इसे बहुत ही अच्छी सलाह दी थी। यहाँ पर हमें एक बात बताई जाती है कि जब वांग लिंग फर्स्ट टाइम उस ओल्ड मैन से मिला था, तब एक अच्छे से पता था कि ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे तब पता नहीं था कि यहाँ पर बात असल में ये है। इसी दौरान दूतियान उसे आगे बताता है कि जो युन कीजी है वो सुजाकू के मेन लीडर का जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर है। यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन तो नहीं था, पर यहाँ पर ये साफ कहा गया था कि वो सुजाकू का जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी उस ओल्ड मैन और सुजाकू के बीच, जो कि यहाँ पर हमें मेंशन नहीं किया गया। इसी के साथ वांग लिंग ये सब सुनने के बाद दूतियान से पूछने लगता है कि अच्छा तो ये रीजन है कि तुमने मुझे वो 3 गिफ्ट्स दिया। जिस पर दूतियान कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर जो युन कीजी भी तुम्हें नहीं चुनता तो भी मैं तुम्हें ये 3 गिफ्ट्स देने ही वाला था। जिसके बाद दूतियान उसे बताने लगता है कि मौजूदा टाइम में हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के पास 36 से ज्यादा सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स है, और मैं खुद एक 37वां सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर हूँ। और मुझसे पहले जो मेरे सीनियर ब्रदर थे वो 36 वाले सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर थे। और थे का सुनकर वांग लिंग तुरंत ही अपनी नजर उस दूसरे ब्लडी रिंग की तरफ ले जाता है, जो देखकर दूतियान उसे कहता है कि उस तरफ नजर दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा जो 36वां सीनियर ब्रदर था वो अब मर चुका है, और वो जो रिंग तुम वहाँ पर देख रहे हो वो पूरी तरीके से खाली है। उसके अंदर फिलहाल कोई भी कल्टीवेटर नहीं है, क्योंकि वो 2 साल पहले ही मारा जा चुका है। और इवन की सुजाकू प्लेनेट के लीडर को भी इस बारे में नहीं पता, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि हम इस हद तक कमजोर हो चुके हैं तो वो कहीं हम पर अटैक न कर दे। यहाँ पर वांग लिंग दोबारा से कंफ्यूज होने लगता है, जिससे देखकर दूतियान उसे और ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए बताने लगता है और सीधा मुद्दे पे आता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को ज्वाइन करके मेरे बाद इस सोल रिफाइनिंग सेक्ट के सक्सेसर बन जाओ और हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को एक रैंक 6 कल्टीवेशन कंट्री बनाने में हमारी मदद करो। यहाँ पर वांग लिंग थोड़ा सोच विचार करता है और कहने लगता है कि वो सब तो ठीक है, पर ये बताइए कि आखिर मैं ही क्यों। जिस पर दूतियान उसे बहुत ही ज्यादा वैलिड फैक्ट्स बताते हुए कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें खुद युन कीजी ने चुना है, और जाहिर है कि अगर इतने बड़े जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर ने तुम्हें चूज किया है तो तुम में कोई ना कोई स्पेशल बात तो होगी ही। लेकिन बस यही बात नहीं है, मेरे जो सीनियर ब्रदर थे उनके पास एक ऐसा स्पेशल टाइप का डोमेन था जिसमें किसी को जान से मारने या फिर किसी बैटल को इंस्टेंटली विक्ट्री दिलाने की पावर तो नहीं थी, लेकिन उनका डोमेन बहुत ही ज्यादा रेयर था। इवन कि आसपास के प्लैनेट्स पे भी ऐसा डोमेन मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसी के साथ वो आगे बताने लगता है कि मेरा जो सीनियर ब्रदर था उसकी जो डोमेन थी उसकी स्पेशलिटी यही थी कि वो फ्यूचर को देख सकता है, यानी कि वो आने वाले कल में झांक सकता है। मतलब कि अगर तुम्हारे पास इस डोमेन की
पावर हो तो तुम देख सकते हो कि आने वाले लिनिएज मॉडल के नॉवल में क्या होने वाला है। सोचो, सोया उसका डोमेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि उसका अपने डोमेन पर पूरा कंट्रोल नहीं था और उसने इसे फुल्ली मास्टर नहीं किया था। इसी के साथ दुतियान आगे बताने लगता है कि हमारा जो सीनियर ब्रदर थे उसने अपनी पूरी ताकत और जी जान लगा दिया, इवन कि उसने अपनी लाइफ स्पैन भी इस पर पूरी तरीके से वेस्ट कर दी ताकि वो ये देख सके कि आखिर आने वाले कल में हमारे इस सोल रिफाइनिंग सेक्ट का फ्यूचर क्या होगा और कैसे हम इसे सुजाकू के हाथों से बचा सकते हैं और एक लेवल 6 की कल्टीवेशन कंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर हमें एक फनी चीज बताई जाती है कि जब दुतियान ये सारी बातें वांग लिंग को बताता है ना, तो वांग लिंग के मन में ये ख्याल आता है कि शायद मेरे सामने ये जो बुढ़ा है ना, ये पक्का बकवास कर रहा है। और अगर इसने कहा ना कि उसके सीनियर ब्रदर ने अपने डोमेन के पावर से ये देखा कि वांग लिंग नाम का कोई बंदा आएगा और बिल्कुल किसी हीरो की तरह इनकी कंट्री को बचाकर एक रैंक 6 की कल्टीवेशन कंट्री बना देगा ना, तो मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन ट्विस्ट तो ये है कि दुतियान आगे कहता है कि पर मेरे जो सीनियर ब्रदर था वो इस काम में नाकाम हो जाता है। उसने अपनी पूरी लाइफ स्पैन को इसमें गुजार दिया, लेकिन उसे कोई भी हल नजर नहीं आता और जिसके कुछ ही सालों बाद वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब यहाँ पर ये बात सुनकर वांग लिन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और उसकी बातों पे थोड़ा थोड़ा यकीन करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी दौरान अगले ही पल दुतियान उसे बताता है कि इसे कोइंसिडेंट कहो या फिर किस्मत का खेल, पर जिस दिन मेरा सीनियर ब्रदर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और फाइनली जब उसने अपना दम तोड़ दिया, उसी दिन तुमने सोल रिफाइनिंग सेक्ट में अपना कदम रखा। और जिससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोल रिफाइनिंग सेक्ट और वांग लिन तुम एक दूसरे से जुड़े हुए हो। और मुझे ये भी लगता है कि मेरा जो सीनियर ब्रदर है उसकी डोमेन की पावर ही तुम्हें यहाँ पर खींच लाई है। यहाँ पर दुतियान अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि आई नो ये सब बहुत ही ज्यादा बचकाना लग रहा होगा, लेकिन मैंने वही कहा जो मैंने फील किया और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को ज्वाइन करके हमारे सक्सेसर बन जाओ। यहाँ पर वांग लिन थोड़ी देर सोच विचार करता है और उसे अब कहीं ना कहीं इसकी बातें ठीक लगती है, लेकिन वो तभी इसे कहने लगता है कि आप अपनी इस कंट्री को रैंक 6 की कल्टीवेशन कंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरी कल्टीवेशन तो बहुत ही ज्यादा वीक है। जिस पर दुतियान बताता है कि चिंता मत करो, मेरे पास जितनी भी लाइफ स्पैन बची है, जो कि ज्यादा नहीं बस 10 साल है, तो मैं इन 10 सालों में तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। और फिर वो उसे एक बहुत ही बड़ा ऑफर देते हुए कहने लगता है कि अगर तुम मेरी बात मान लेते हो और हमारे सक्सेसर बन जाते हो, तो तुम मेरे बाद हमारे इस 1 बिलियन सोल फ्लैग को यूज कर सकते हो और ये तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ पर 1 बिलियन सोल फ्लैग का सुनकर वांग लिन कहीं ना कहीं इसकी पावर को तो समझ चुका था और जानता था कि इस 1 बिलियन सोल फ्लैग की मदद से वो एक एक्सीलेंट लेवल के कल्टीवेटर को भी इजीली हरा सकता है। और ये सभी चीज सोच विचार करने के बाद फाइनली वांग लिन का मन बन जाता है। इसी के साथ दुतियान आगे कहने लगता है कि चिंता मत करो, अगर तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन करके इसी सेक्ट के अंदर रहते हो तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी डिफिकल्टीज को फेस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। साथ ही वो ये बताता है कि अब आने वाले 10 साल में ही हमें कुछ करना होगा, क्योंकि एक बार उसकी लाइफ स्पैन पूरी होगी तो फिर वो भी मर जाएगा और फिर उसकी सोल भी इसी फ्लैग के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगी। इसी दौरान दुतियान वांग लिन को एक शॉकिंग बात बताते हुए कहने लगता है कि मैं एक बात तो तुम्हें बताना भूल गया, और वो ये कि अगर मैं अपनी करंट कल्टीवेशन की पावर और इस 1 बिलियन सोल फ्लैग को एक कर दूं और अगर इसी वक्त सुजाको के लीडर से 1-on-1 की फाइट करूं, तो मैं यहाँ पर सुजाको को भी बराबर की टक्कर दे सकता हूँ, लेकिन शायद से चांसेस ज्यादा सुजाको के हैं कि वो जीत जाए। और एक बार मैं हार गया ना, तो सुजाको को ये पता चल जाएगा कि इस वक्त हमारा जो सीनियर ब्रदर है वो भी मारा जा चुका है और सोल रिफाइनिंग सेक्ट का अब कोई भी एंसेस्टर नहीं है, जिससे वो इजीली इस 1 बिलियन सोल फ्लैग को अपने कब्जे में ले लेगा, जिसके साथ ही हमारा सोल रिफाइनिंग सेक्ट भी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, और जो कि मैं कभी भी नहीं होने दे सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन करो, तुम यहाँ पर कल्टीवेट करो, स्ट्रॉन्ग इनफ बनो और जो भी रिसोर्सेज तुम्हें चाहिए होंगे मैं वो सभी तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। बदले में जब मैं सुजाको के लीडर को बिजी रखूंगा, तुम उस दौरान मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को एक रैंक 6 की कल्टीवेशन कंट्री बना दो। बेसिकली दुतियान को यहाँ पर एक रिलायबल और एक राइट हैंड जैसा बंदा चाहिए। यहाँ पर वांग लिन ये सारी बातें मान जाता है, लेकिन वो राजी इस बात पे होता है कि पर बदले में मुझे वो 1 बिलियन सोल फ्लैग चाहिए। जिस पर दुतियान उसे कहता है कि हाँ, मेरे मरने के बाद ये तुम्हारा ही होगा, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम इस बात को भी अपनी नजर में रखो कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट तुम्हारा दुश्मन नहीं है और ना ही इसने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसकी आगे भी हिफाजत करते रहोगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों की डील बन चुकी होती है। इसी दौरान वांग लिन उससे कहने लगता है कि पर मैं उससे पहले चाहता हूँ कि मेरे जो पर्सनल इश्यूज है मैं उन सभी को सॉल्व कर लूँ। जिस पर दुतियान उसे कहने लगता है कि अगर तुम इस सेक्ट से बाहर जाओ
जाओगे तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन करूंगा। तो तुम्हारे साथ क्या होगा वो कुछ भी मेरे हाथों में नहीं होगा। जिस पर वांग लिन स्माइल करते हुए कहता है कि सीनियर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी फिक्र की, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मेरे बीते हुए 500 सालों में मैंने खुद को अब तक अकेले ही प्रोटेक्ट किया है। तब मुझे कोई भी बचाने नहीं आया। मैंने बहुत से दुश्मनों, बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना किया है और हर बार मैं वहाँ से सेफली बाहर निकला हूँ, तो मेरी फिक्र आप मत कीजिए। अब वांग लिन को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट देखकर दूतियान भी उसे जाने देता है और कहता है कि ठीक है फिर, लेकिन अपना ध्यान रखना। जिस पर वांग लिन कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं आपके बाहर आने से पहले ही यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद दूतियान वांग लिन से कहता है कि वैसे तो हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट में कुछ खास ट्रेजर्स नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये गोल्ड जेड देना चाहता हूँ, और जिसके अंदर की, जैसा कि तुम जानते हो क्या होने वाला है। हमें बताया जाता है कि इसके अंदर एक्चुअल में सोल सीलिंग मेथड लिखा हुआ था, और इस सोल सीलिंग मेथड में सोल रिफाइनिंग और सोल एक्सट्रैक्टिंग दोनों मेथड्स का एक कंबाइंड फॉर्म लिखा था। और ये एक ऐसी पावर है जो कि इन बाकी के दो पावर्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि इसे फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट तुम्हारी कल्टीवेशन सोल फॉर्मेशन के लेवल तक की होनी चाहिए। और दूतियान से मिलने तक वांग लिन इस लेवल तक नहीं था, लेकिन अब हो चुका है, तो हाँ, वांग लिन अब इसे फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। जिसके बाद वांग लिन इसे एक्सेप्ट करके अपने बैग में रख लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दूतियान वापस से अपने रिंग में चला जाता है। यहाँ पर वांग लिन उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए वहाँ से जाने लगता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन अब ट्रू कंट्री में पहुंच चुका है। अब तुम जानते हो कि यहाँ पर वो जोरू के लिए ही आया है, और जहाँ पर जोरू उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वांग लिन उसे कहता है कि अब हम किसी और नई जगह पर जाने वाले हैं और तुम्हारा अंकल अपने एक पुराने दोस्त से मिलने वाला है। और ये कहते साथ ही वांग लिन की आंखों में हमें किलिंग इंटेंट नजर आता है। जिसके बाद वो जोरू को उस पगोड़ा के अंदर जाने के लिए कह देता है और फिर वो उसे श्रिंक करके अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वांग लिन अपना स्टेप आगे बढ़ाता है। इसी दौरान जो अंडरग्राउंड में उसकी ओरिजिनल बॉडी थी वो अपनी आंखें खोलती है और वो नेक्स्ट मोमेंट में ही वो सरफेस पर आ जाती है। यहाँ पर हमें उसके फोरहेड पर वो 3 स्टार भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शाइन कर रही होती है। जिसके बाद ये एपिक सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ओरिजिनल बॉडी और क्लोन बॉडी दोनों एक दूसरे की तरफ वॉक करने लगते हैं, और फिर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं तो उन दोनों से मिलकर बनता है एक पर्सन जो कि रियल वांग लिन है। इसी दौरान वहाँ पर थंडर लाइटनिंग भी होने लगती है और साथ ही बारिश होना भी शुरू हो जाती है, और इस बारिश के मौसम में वांग लिन किसी डीमन गॉड की तरह लग रहा होता है। और फिर वो चलते हुए कहने लगता है कि शू यू, ली युआन फेंग और द जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर, और अंत में सन ताई तुम सभी ने 2 साल पहले जो मेरे साथ किया है ना, मैं उसका 1000 गुना बदला लेने आ रहा हूँ, और शुरुआत ली युआन फेंग तुमसे होगी। इसी के साथ ली युआन फेंग की तरफ निकलने के लिए वांग लिन अपने थंडर टोड पर सवार हो जाता है और फिर किसी मीटियोर की तरह हवा में उड़ने लगता है। यहाँ पर उड़ते हुए वो दूतियान की कही हुई बातों को याद करने लगता है, लेकिन हमें ये बताया जाता है कि वांग लिन उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि वांग लिन ने भी दुनिया देखी है यार। यहाँ लोग दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है, और 500 साल कम नहीं होते। और यही सब सोचने के बाद वांग लिन डिसाइड करता है कि जब 1 बिलियन फ्लैग देने का टाइम आएगा तभी देखा जाएगा कि दूतियान कितना सच्चा है, और इस वक्त मेरा ध्यान बस एक बंदे पर है। जिसके बाद वो अपनी आवाज को गहरी करते हुए कहता है, ली युआन फेंग, तुमने जो 2 साल पहले मेरी लाइफ के साथ किया था ना, मुझे ऑलमोस्ट तुमने जान से मार ही दिया था, और मुझे इस हद तक तुमने कमजोर कर दिया था कि मैंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी कल्टीवेशन खो दी थी। लेकिन अब जब मेरी कल्टीवेशन रिकवर हो चुकी है और मेरी एंशिएंट गॉड बॉडी भी 3 स्टार तक पहुंच चुकी है, तो मैं इन दोनों को फ्यूज करने के बाद तुम्हें मौत के घाट हर हाल में उतार दूंगा। सो इसी के साथ गाइस फाइनली वांग लिन निकल चुका है लू युआन फेंग को जान से मारने, और अब नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो, मुझे पहली बार सुन रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, भूलना मत, स्ट्रॉ हेड से कौन याद आया कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।